चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। मेरा नाम पारस है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। मुझे ऐसी जगह जाना बहुत अच्छा लगता था जो सदियों से बंद पड़ी हो या फिर उसमें कोई नहीं गया हो। मैं ऐसी सारी जगह एक्सप्लोर करता था। वो सारी बंद जगहों पर जाकर मैं ये देखता था कि क्या सच में वहां पर कोई भूत प्रेत है या फिर लोगों ने अफवाह बना दी है। कई बार ऐसा होता था कि भूत प्रेत नहीं होने के बावजूद लोग उस जगह के बारे में अफवाह उड़ा देते थे। अभी मैं सोलापुर में रहता हूँ। मेरे गांव में एक स्कूल था। मेरे गांव का नाम है भीमपुर और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो इस स्कूल में बिल्कुल नहीं जाता। जब मैं गांव में रहा करता था तो उस स्कूल में एडमिशन लिया था। तब मैं कुछ 6th स्टैंडर्ड में था। उससे पहले मैं गांव के दूसरे स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो स्कूल छोड़कर दूसरी में जाना पड़ा। फिर जब मेरा ये स्कूल में एडमिशन हुआ तब मुझे ये नहीं पता था कि इस स्कूल के पीछे एक हॉरर स्टोरी भी है। लेकिन मुझे बचपन से ही हॉरर बातें करना और सुनना पसंद था और मुझे बचपन से ही भूतिया जगहों पर जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरी स्कूल उस समय 2nd फ्लोर की थी और वही उस 2nd फ्लोर पर एक रूम भी था जो हर समय बंद ही रहता था। उस रूम में कोई भी नहीं जाता। फिर मेरे इस स्कूल में मुझे कुछ लोगों से पता चला कि उस रूम में एक बच्चे की और एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई थी। तब से आज तक कोई भी उस रूम में नहीं जाता है। और तो और उस रूम से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती है, जैसे कि कोई रो रहा है और कोई बेंच या टेबल उठाकर फेंक रहा है। ऐसी आवाज़ें आया करती थी जिससे सच में इंसान डर ही जाता। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि उस रूम के आसपास स्कूल के टीचर्स भी नहीं जाते हैं। स्टूडेंट्स को भी स्ट्रिक्ट वार्न करके रखा गया था कि कोई भी उस रूम में नहीं जाएगा, बल्कि उस रूम के आसपास भी नहीं जाएगा। उस रूम के डर की वजह से पूरा 2nd फ्लोर ही बंद कर दिया था और स्कूल वाले शायद ये बातें लोगों के बीच में नहीं बताना चाह रहे थे। मैंने मन में ही सोचा ये सब सिर्फ बातें होगी। फिर कुछ दिनों बाद मेरी दोस्ती हुई 2 लड़कों से। एक का नाम था रघु और दूसरे का नाम था दीपक। हम तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर कुछ हफ्तों के बाद में मैंने उन्हें उस रूम के बारे में बातें करते हुए सुना। तो मैंने जाकर उन्हें कुछ उस रूम के बारे में बातें बताया जो कि मैं जानता था। तो वो लोगों ने मुझसे कहा कि ये सब झूठ बातें हैं, ये बातें सिर्फ डराने के लिए बोली जाती है। दीपक ने बोला क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो रघु को ये सब बात मालूम होती, क्योंकि रघु का घर स्कूल के पास में ही है। फिर मैंने बोला कि मुझे भी यही लगता है। वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगे तो मैं उन्हें मना करने लगा कि मत जाओ, लेकिन वो दोनों मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे ऊपर चले गए। डर तो शायद उन्हें भी लग रहा था। जैसे वो ऊपर पहुंचे वो दोनों भाग के नीचे आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन दोनों ने हंसते हुए बोला कि हम मजाक कर रहे थे। फिर हम वहां से अपने घर चले गए। मेरा और दीपक का रघु के घर आना जाना लगा रहता था। फिर एक दिन शाम के समय हम तीनों घर की तरफ आ रहे थे। तभी हमने देखा कि स्कूल के 2nd फ्लोर पर उस रूम में लाइट ऑन है। हम ये देखकर काफी घबरा गए और हम हमारे स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। हम जैसे स्कूल के गेट के अंदर जा रहे थे तभी अचानक से वो लाइट ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम वहां से भाग गए और अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने आ गए। फिर मैं दीपक और रघु के पास गया और उन्हें बोला कि आज स्कूल आने का बिल्कुल मन नहीं था। कल शाम को जो देखा उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर रघु बोला कि यार सच में दिल तो मेरा भी नहीं था। और इतने में ही दीपक भी हम लोगों को समझाते हुए कहने लगा कि यार
इतना तुम लोग डर गए, इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं थी। जब हमारा रिसेस का टाइम हुआ, हम तीनों उस जगह पे वापस गए और तभी ही हमने किसी की रोने की आवाज सुनी। हम फौरन क्लास में चले गए और जाकर सर को बताया कि सेकंड फ्लोर से किसी के रोने की आवाजें आ रही है। ये सुन के सर हमारे साथ ऊपर आए, लेकिन वो रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। इसके बाद सर ने हम लोगों से कहा कि ये तुम लोगों का वहम होगा, और फिर थोड़ा सा डांट लगाते हुए कहा, चलो यहाँ से, तुम लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। हम वापस चले गए। हमारा स्कूल जब खत्म हुआ, हम घर जा ही रहे थे। इतने में दीपक बोला कि क्या सच में वो हमारा वहम ही था। रघु ने बोला, नहीं यार, क्योंकि किसी के रोने की आवाज तो आई थी। मैंने भी बोला, हाँ आवाज तो मुझे भी सुनाई दी थी। इतने में दीपक ने बोला, आज शाम में हम तीनों चल के देखते हैं और मालूम करते हैं कि उस रूम में क्या है। फिर हम सब अपने अपने घर चले गए। फिर शाम जब हुई तो उस वक्त रघु के घर हम दोनों ही पहुंच गए। हमने अपने साथ एक टॉर्च लाइट ले ली थी और हम तीनों ही स्कूल के अंदर चले गए। हमने देखा कि ऊपर उस रूम के बाहर लाइट ऑन थी और हम जैसे ही उस रूम के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो लाइट फिर से ऑन ऑफ हो रही थी। ये देखकर हम तीनों पहले ही डर गए। हम वहां से भागे नहीं, हम उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे तो वो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। फिर भी कोशिश करते रहे और इतने में वो दरवाजा अपने आप अचानक से खुला और लाइट जो ऑन ऑफ हो रही थी वो एकदम से रुक गई। ये देखने के बाद हमारी हालत और ज्यादा खराब हो गई। हम काफी डर चुके थे। हम तीनों नीचे भाग गए और फिर से हिम्मत जुटा के वापस उस रूम के पास चले गए। सेकंड फ्लोर की सारी लाइट बंद थी, लेकिन उस रूम के बाहर की लाइट ऑन ऑफ हो ही रही थी। हम उस रूम के पास गए और दोबारा देखा तो वो दरवाजा इस बार भी बंद था। जब दरवाजे को थोड़ा धक्का लगाकर खोला तो वो दरवाजा इस बार भी आसानी के साथ खुल गया और ये देखकर हम उस रूम में चले गए। उस रूम में एक ही लाइट ऑन थी और जैसे ही हम उस कमरे में गए वो लाइट अपने आप ऑफ हो गई। हमने अपनी अपनी टॉर्च चालू की। फिर हमने देखा कि वहां पर बहुत सारी टूटी हुई बेंच रखी हुई थी। फिर हम वहां रखी हुई एक बेंच पर जैसे ही बैठे, इतने में उस रूम का डोर अपने आप बंद हो गया। ये देखकर हम तीनों की चीख निकल गई। हम फौरन उस दरवाजे की तरफ भागे और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक से पीछे से आवाज आई, बचाओ बचाओ। हम ये सब आवाजें सुन के और ज्यादा डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। इतने में वो आवाज आना अपने आप बंद हो गई और वो जो लाइट बंद थी वो अपने आप ऑन हो गई। ये देखकर हमारी जान में जान आई। हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन जो दरवाजा अपने आप बंद हुआ था वो हम तीनों से बिल्कुल नहीं खुल रहा था। कोशिश कर करके भी हम थक चुके थे। फिर हम वापस से उस बेंच पर जाकर बैठ गए। इतने में वो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर हम दरवाजे की तरफ भागे और हम उस रूम से निकल गए। हम जैसे ही उस रूम से बाहर आए, हमने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ आ रहा था और वो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पहले कभी नहीं देखा था। ना ही तो कभी स्कूल में देखा था और ना ही कभी स्कूल के गेट पर। हम वहां से फौरन भागने लगे और भागकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन हमने किसी को भी ये सब बातें नहीं बताई और हम बीमार हो गए थे। फिर कुछ दिनों तक हम स्कूल ही नहीं गए और हमारे फाइनल एग्जाम आ गए। अब एग्जाम देने तो हमें जाना ही पड़ेगा और जब हम एग्जाम देने जाते भी थे तभी उस रूम की तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि हम काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो घटना आज भी हमारे दिल और दिमाग पर थी। फिर हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए और हम वो स्कूल से चले गए। तकरीबन 9 साल बाद मैं अपने गांव वापस गया, लेकिन इस बार मैं थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन चुका था।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी वो गांव के स्कूल को एक बार जाकर देखता हूँ। जो चीज़ें बचपन में मेरे साथ हुई थी, क्या अब भी वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही है? ये सोचकर मैं अपने गांव गया और गांव पहुंचकर देखा कि वो स्कूल वैसे ही है, बस इस बार वो स्कूल पेड़ से घिरी हुई थी। मैंने पूछा, अरे ये तो पहले स्कूल थी ना? मुझे मालूम पड़ा कि ये स्कूल पिछले कई सालों से बंद है। मैंने पूछा क्यों? तो मुझे बताया गया कि जब ये स्कूल चालू था तब यहाँ पर एक टीचर ने सुसाइड कर लिया। तब से इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि सुसाइड उसी रूम में किया था। फिर उसी रात में मैंने अपनी तैयारी की और स्कूल को देखने के लिए चला गया। मैं जैसे स्कूल के उस रूम के पास पहुंचा तो मुझे एकदम से ठंड लगने लगी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ पर खड़ा हूं। मैं जैसे ही उस रूम में गया तो मेरा जो सामान था एक्सप्लोर करने का, वो काम करना अपने आप बंद कर दिया था। इतने में मैंने अपनी टॉर्च ऑन की तो मैंने देखा जैसे सामने एक बेंच अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी और वो बेंच हिलते हुए अचानक से हवा में उड़ के नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद वो टूट गई। फिर मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि वहां पर दरवाजे के पास एक काली परछाई जैसी कोई चीज है और वो मुझे ही देखे जा रही है। मैं पीछे गया, वो अचानक से एकदम गायब हो गए। फिर मैं वापस उस रूम में आ गया और जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो इस बार मुझे कुछ अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। फिर भी जो मुझे काम करना था मैं वो काम करता रहा और फिर कुछ देर बाद मुझे एक आवाज आई जैसे कोई किसी को पढ़ा रहा है। मैंने देखा कि वहां ब्लैक बोर्ड के पास कोई हाथ में लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही ये देखा मैं फौरन वहां से भागता हुआ नीचे आया और फिर जी जान लगाकर वहां से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन आज भी मैं अपने गांव तो जाता हूँ मगर उस स्कूल के पास कभी नहीं जाता। हालांकि आज भी मैं कई सारी जगह पर रिसर्च करने के लिए जाता हूँ लेकिन उस स्कूल के बारे में कभी नहीं सोचता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो सुनील की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं राजस्थान में रहता हूँ। मुझे हॉरर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वैसे भी मैं अपनी माँ को हर वक्त ये कहता रहता था कि मुझे कोई ऐसी भूत की घटना सुनाओ जिसमें किसी ने भूत या आत्मा को अपने कंट्रोल में किया हो। मेरी माँ ने मुझे एक फिर भूतिया कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ ऐसी थी। मेरी माँ ने बताया कि हमारे जिले में एक आत्मा रहा करती थी जिसे कोई भी अपने काबू में नहीं कर पाया था और उस आत्मा को किसी देवी देवता से भी डर नहीं लगता था। माँ ने बताया कि वो आत्मा ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था। यही नहीं, कई पंडित और बाबा लोगों की भी उसने जान ले ली थी और कई बार वो आत्मा इतनी ज्यादा खूंखार हो जाती थी कि रास्ते में चलने वाले इंसानों पर हमला कर देती और बिना मतलब उन्हें जान से मार देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। उसके बाद अचानक पता नहीं कहीं से एक बाबा हमारे गांव में रहने के लिए आए। वैसे वो बाबा को देखकर समझ में आ रहा था कि वो बाबा कुछ ज्यादा ही ज्ञानी आदमी है। कुछ दिनों बाद हमने उस बाबा को जाकर गांव की परेशानी बताई और उस आत्मा के भी बारे में बताया। पहले बाबा ने कहा कि मैं कोई भी गांव या जिले में ज्यादा दिन तक नहीं रुकता हूँ, इसीलिए मैं किसी काम से अब बाहर जा रहा हूँ। उन्हें कल कुछ जरूरी काम से ही जाना था। वो अपने एक आदमी को यहाँ पर भेज देंगे और वो कुछ चीजें भी देकर जाएंगे उस आत्मा से बचने के लिए। फिर माँ ने बताया कि उस जिले के एक आदमी ने पूछा, बाबा अब कब तक फिर लौटोगे और ये आत्मा से कैसे छुटकारा हम पाए? जिस पर बाबा ने बोला कि वो आदमी एक ही दिन में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। और रही बात उस आत्मा की,
उसे मैं वापस आकर हमेशा के लिए अपने काबू में कर लूंगा। फिर ऐसा बोल के बाबा कहीं चले गए। अगले दिन सुबह होते ही एक और आदमी आया और उन्होंने बोला कि उन्हें वो बाबा ने भेजा है। फिर उस आदमी ने हमें एक काला धागा दिया और बोला इसे अपने अपने घर के बाहर बांध लो। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारा जिले में काफी शांति बनी रही, लेकिन वो बाबा दोबारा नहीं आए। काफी समय बीत चुका था। फिर गांव के सभी लोग मिलकर उसी आदमी के पास गए जिस आदमी को उस बाबा ने भेजा था, और जाकर उस आदमी से पूछने लगे कि बाबा तो जल्दी ही लौट कर आने वाले थे, फिर अब तक क्यों नहीं आए। जिस पर उस आदमी ने बोला कि वो भी उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम इस जिले में ही रहना। हम अभी ये सब बात कर ही रहे थे कि इतने में कुछ लोग वो बाबा को उठा के लेके आए। फिर हमने पूछा उन लोगों को कि इन्हें क्या हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि ये हमें रास्ते में बेहोश मिले, जिसके बाद हमने इन्हें उठाकर अपने घर लेकर गए और इन्हें होश में ले आए। फिर इन्हें खाना खिलाया, लेकिन जब से हमने इन्हें होश में लाया है तब से ये बाबा अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। और जब हमने इन्हें खाना खिलाया तो खाना ऐसा खाए जैसे कोई जानवर खा रहा है। इनके शरीर में लगता है मानो कि किसी जानवर की आत्मा घुस गई है। उसके बाद वो लोग बाबा को उनके घर में रख कर चले गए और हम भी वहां से चले गए। वो जो दूसरा आदमी था जिसे बाबा ने भेजा था, वो बाबा की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और जब हम सभी लोग अपने अपने घर चले गए तब वो भी पता नहीं कहीं चला गया था। जब शाम को हम सब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा अभी भी सो ही रहे थे। हमने पूछा, बाबा आप अभी उठोगे या फिर से सोते रहोगे? तो दूसरे आदमी ने बोला, नहीं, मैंने इनको जगाने की कोशिश की मगर बाबा बिल्कुल नहीं उठे। जिस पर गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है, हम रात तक फिर से एक बार आएंगे, और सभी लोग दोबारा अपने अपने घर पर चले गए। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग दोबारा वहीं पर पहुंचे बाबा के पास, और इस बार गांव के कुछ लोगों के पास में खाना भी था। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि बाबा अब भी सो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को क्या हो गया है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इतना सोए ही जा रहे थे। बाबा को दोबारा से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार भी नहीं उठे। हम अब काफी ज्यादा डर चुके थे और वहीं रहने की सोच रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। सभी लोगों को अपने अपने घर पर जाना था। बाबा को उस गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी कोशिशें करके उठाने लगे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। रात भी बहुत होने लगी थी। हमने बोला, अगर सुबह तक बाबा नहीं उठे तो हम इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हम जब सुबह में आए तब देखा बाबा घर के बाहर आके बैठे हुए थे। हमें ये देखकर सुकून मिला। हम बाबा के पास गए और उनसे पूछा कि आपको अचानक क्या हो गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से उठकर खेत में चले गए। हमने दूसरे आदमी से पूछा, जिस आदमी को बाबा ने भेजा था, कि इन्हें क्या हुआ और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब से जागे हैं तब से इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में खेत में से एक बड़ा सा पेड़ गिरने की आवाज आई और हम सभी लोग भागते हुए फिर खेत में चले गए, ये देखने के लिए कि ये आवाज कैसी थी और पेड़ कैसे गिर गया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वही बाबा, उन्होंने पेड़ को धक्का देकर जड़ से उखाड़ दिया था। ये देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा में अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहीं पर रुककर आगे देखने लगे और उन्हें पूछने लगे कि आपको क्या हो गया है और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इतने में बाबा ने हमें इतने गुस्से में देखा जैसे वो हमें अभी बस जान से ही मार देंगे। फिर वो दूसरे आदमी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ये सुन के बाबा
एकदम से शांत हो गए और घर चले गए। ये सब चीजें देखकर वो बाबा और जिले के सभी लोग डर गए और हैरत में पड़ गए कि बाबा को अचानक क्या हो गया है। अगले दिन हम सब बाबा के घर पर गए, ये देखने के लिए कि क्या अब वो पहले जैसे ठीक हुए या अब भी नहीं। तो हमने देखा कि बाबा आंख बंद करके बैठे हैं। हम कुछ बोलते बाबा ने जिले के एक बच्चे का हाथ पकड़ के अपने मुंह में घुसा लिया। ये देखकर हमें तो ऐसा लगा मानो 1 मिनट के लिए कि बाबा अब उस बच्चे का हाथ पूरा खा जाएंगे। उसके बाद हमने उस बच्चे का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं छुड़ा पाए। फिर उस आदमी ने बहुत विनती की, लेकिन बाबा ने हाथ ही नहीं छोड़ा और उसने दोबारा से कुछ पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद बाबा दोबारा शांत हो गए और जिस बच्चे का हाथ वो खा रहे थे उसी बच्चे का हाथ लेकर वो सहलाने लगे और उस बच्चे को चुप करा रहे थे। इस घटना के बाद वो हर दिन में किसी न किसी को परेशान करने लगे। ये देखकर वो जो दूसरा आदमी था वो बोला कि मुझे लगता है इन पर किसी का साया हावी हो चुका है। ये सुनकर जिले के लोगों ने कहा यहाँ पर एक आत्मा रहा करती थी। फिर जब बाबा यहाँ पर रहने के लिए आए तो हमने इन्हें ये सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आने के बाद उस आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। और उसके अगले दिन आप आ गए और उसके बाद से जब से हमें ये बाबा मिले हैं तब से इनकी हरकतें कुछ अजीब सी हो गई है। हमारी सारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा के साथ क्या हुआ है। मैं किसी और को भी बुला लेता हूँ जो हमारी पक्का मदद करेंगे। फिर उस ही रात में उस आदमी के साथ और कुछ 3 लोग आए। उसी रात से उन लोगों ने पूजा वगैरह शुरू कर दी और फिर अचानक से बाबा जो कि वापस सो चुके थे वो एकदम से जाग उठे और गुस्से से वहां रखी हुई चीजों को फेंकने लगे। फिर वही बाबा ने गुस्से में कहा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतने में वो दूसरे वाले आदमी ने कुछ और मंत्र पढ़ा और बाबा को शांत कर दिया। फिर लगातार 1 महीने तक वो आदमी पता नहीं बाबा के साथ कुछ तो कर रहा था, यानी कि रोजाना वो मंत्र पढ़ता और बाबा पर फूंक देता। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ठीक ही नहीं हो रहे थे और हर बार बाबा के अंदर की आत्मा एक ही बात बोल रही थी, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अगर जाऊंगा तो इसे इस दुनिया से लेकर ही जाऊंगा। एक अजीब बात यह भी थी कि वो जो अंदर की आत्मा थी वो कभी ऐसा दिखाती कि वो किसी लड़की की आत्मा है या फिर कभी वो ऐसे दिखाती कि वो किसी लड़के की आत्मा है। फिर एक दिन हम सब ने मिल के बाबा को एक माने जाने वाली दरगाह पर ले जाने का प्लान बनाया और वहां के एक बाबा को दिखाया। तो उस बाबा ने अपनी पढ़ाई से पता नहीं कैसे उससे बात की, यानी कि उस आत्मा से, और बोला कि तुम जो कोई भी हो ये बाबा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। ये सुन के बाबा एकदम से उठे और उस दरगाह के बाबा को एक जोर से थप्पड़ लगा दिया। उस बाबा को थप्पड़ लगाते ही वो समझ गए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर इसके बाद उस दरगाह वाले बाबा ने जिले के सभी लोगों को बोला कि आप लोग इन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ। फिर एक दिन अचानक बाबा ने सबको बुलाया और हम सब से कहा कि आप सभी लोग अपने अपने खेत में एक एक बरगद के पेड़ लगाओ, इससे मुझे सुकून मिलेगा और मैं आप लोगों को परेशान भी नहीं करूँगा। फिर हम सब ने अपनी खुशी और सुकून मिलने के लिए अपने अपने खेत में एक बरगद का पेड़ लगा दिया। उस दिन के बाद से हमारे ज़िले में बहुत शांति थी और बाबा ने भी हमको परेशान करना बंद कर दिया था। फिर कुछ दिनों तक हम लगातार बरगद का पेड़ उगाते रहे। तकरीबन 1.5 महीने के बाद रात के लगभग 4 बजे वो बाबा ने हम सबको अपने घर बुलाया और हमें बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो ज़िले के कुछ लोगों ने बोला कि इस समय आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर बाबा ने बोला कि मैं अकेला जा रहा हूँ और इस बाबा को छोड़कर जा रहा हूँ,
मतलब वो आत्मा ने कहा कि मैं बाबा के शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को कभी दोबारा परेशान करने नहीं आऊँगा। इसके बाद वो जो आदमी बाबा के साथ था वो बोला कि आप हो कौन और अचानक से ये बाबा के शरीर में कैसे आ गए। तो उस आत्मा ने बोला कि जिले के एक आदमी ने यहाँ पास ही के बरगद के पेड़ को कटवा दिया था जिस पे मैं कई सालों से रहता था। और रही बात ये बाबा की, तो जिस दिन ये आ रहे थे तो मैंने इन्हें देख लिया था कि ये मुझे कैद करने आ रहे हैं, इसीलिए मैं इनके शरीर में घुस गया। और जिले का वो आदमी भी मुझे नहीं दिखाई दिया जब से उसने मेरा घर तोड़ा था, लेकिन तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे रोक लिया। इतना कहकर वो आत्मा बाबा के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गई। और अगले दिन वो दोनों बाबा भी हमारे जिले से चले गए। तो ये थी मेरी माँ की बताई हुई कहानी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है ये भी काफ़ी मज़ेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। नवीनगर नामक एक गांव था और उस गांव के पास एक बहुत घना और डरावना जंगल था जिसमें ओम नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या और पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है। जब ये बात नवीनगर के लोगों को मालूम पड़ी कि वो तांत्रिक गांव के कई लोगों को अपने वश में कर रहा है और उनसे गलत काम करवाता है, फिर थोड़े ही दिनों में उन्हें पता नहीं कैसे गायब कर देता है। गायब भी ऐसा कि उन लोगों का कोई अता पता नहीं लगता। गांव वालों ने उस तांत्रिक को जाके धमकी दी कि अगर तूने अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कई हफ्तों तक गांव में सब अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक एक दिन गांव के बीच में किसी ने बहुत बड़ी आग लगा दी और उस आग में कई लोग मर गए। उस आग के बाद गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी किसी की भेड़ बकरियां गायब हो जाती तो कभी अगली सुबह में लोगों के जानवर मरे हुए मिलते। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग गांव के डर के मारे गांव छोड़कर ही चले गए। ये सब देखकर गांव वालों ने कहा, हो ना हो ये सब वही तांत्रिक ही करवा रहा है, अपनी शक्तियों का वो गलत फायदा उठा रहा है। फिर उस ही रात में गांव के कुछ लोग उस जंगल में चले गए और उन लोगों ने देखा कि तांत्रिक अपनी विधि में बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके घर में घुस गए और उस तांत्रिक से बिना कुछ बोले उसे पकड़कर उसी के घर के अंदर एक कुर्सी पर बिठा दिया और उस कुर्सी पर बिठाने के बाद उसे बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया था। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा कि बचाओ, अगर मुझे मार दोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं गया। वो तांत्रिक उस कुर्सी पे तड़प तड़प के मर गया। गांव वाले सोचते थे कि अब उन्हें उस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। फिर गांव में लगभग 2-3 साल काफी अच्छे से सबके बीते और शांति बनी रही। तभी वहां उस गांव में शहर से 3 लड़के आए और वो गांव में रहने के बजाय जंगल में टेंट लगाकर रहने लगे। फिर वो 3 लड़के जंगल में 2 दिन रहने के बाद उन्हें उस जंगल के अंदर से किसी चीज के जलने की बदबू आने लगी और वो बदबू इतनी तेज थी कि वो गांव में भी आ रही थी। फिर गांव के लोग उन शहर के लड़कों के पास गए और पूछा, क्या तुमने कुछ जला दिया है क्या, जिसकी बदबू पूरे गांव में आ रही है? शहर के लड़कों ने कहा कि हमने कुछ नहीं जलाया, ये जो बदबू आ रही है ये जंगल के अंदर से आ रही है। ये सुन के गांव वाले जंगल के अंदर जाके देखने लगे कि अंदर क्या जल रहा है और ये बदबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद वो बदबू कम होने लगी और गांव वाले भी जंगल से अपने अपने घर चले गए। उसी रात में शहर के लड़कों ने जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाया और वो जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें वो तांत्रिक का घर दिखाई दिया और वो घर को देखकर वो घबरा गए
मानो एक अजीब सी घबराहट उन्हें होने लगी थी। वो डर के मारे उस घर में नहीं गए। ये सोच रहे थे पता नहीं इस घर में कौन रहता होगा और कब से ये घर बंद होगा। इतने में उस घर में से आवाज आने लगी, जैसे कोई बोल रहा हो कि मुझे बचा लो। ये आवाज सुन के वो लड़के बिना कुछ सोचे ही उस घर में चले गए और वो आवाज भी उनके घर में घुसते ही आना बंद हो गई थी। वो लड़के जैसे ही उस घर में गए उन्हें फिर से किसी चीज के जलने की बदबू आने लगी। वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध लिए और वो लड़के देख रहे थे कि घर में तो हर तरफ कंकाल ही पड़े हुए थे। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा गए। उन्हें तभी दोबारा से आवाज आई और वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई किसी चीज को चबा चबा कर खा रहा है। तभी ही एक दोस्त ने बोला कि यार टॉर्च ऑन करके देख। और जैसे ही टॉर्च को ऑन किया तो उन लोगों ने देखा कि एक गीदड़ मरे हुए बकरे के बच्चे को खा रहा था। उनमें से एक लड़का ये देखकर और ज्यादा घबरा गया। वो पीछे होने लगा। पीछे होते होते वो वहां रखी कुर्सी पे गिरते गिरते बैठ गया और जैसे ही वो उस कुर्सी पे बैठा उसके अंग में उस तांत्रिक की आत्मा आ गई और जैसे ही वो आत्मा उस लड़के के अंग में आई वो लड़के के हाल चाल एकदम बदल गए थे। अब वो अजीब सी हरकतें करने लगा और कभी जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था अब होगा मेरा बदला पूरा और अब मैं गांव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। ये देखकर वो दोनों लड़के वहां से भागते हुए गांव की तरफ आने लगे और वो भागते भागते गांव आखिरकार पहुंच ही गए। फिर वो दोनों लड़कों ने सभी को चिल्लाकर आवाज देकर अपने पास बुलाया। उनकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले उनके पास आ गए। वो लड़कों ने सारी बात उन लोगों को बता दी। इतने में वो लड़का वहां आ गया जिसके अंग में आत्मा थी। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगे और वो आत्मा सब चीजें बर्बाद करना शुरू कर रही थी। वहां रखी भैंसों को भी मार दी और कई सारे घर आग लगाकर जला दी। जोर जोर से चिल्ला रही थी वो आत्मा कि मैं अब अपना बदला लेकर ही रहूंगा। गांव के कुछ लोग और ये दो लड़के जंगल में जाके चुपचाप उसी घर के पास चले गए। वहां उस समय गांव का सरपंच भी था। वो सरपंच इन लोगों को चिल्लाने लगा, बोलने लगा तुम्हें किसने बोला था कि जंगल के अंदर जाओ और उस घर में जाने की क्या जरूरत थी। वो दोनों लड़के माफी मांगने लगे और अपने दोस्त को उस आत्मा के चुंगल से कैसे बचाए उसके बारे में पूछने लगे। सरपंच ने कहा हमें तुम्हारे दोस्त को वापस उसी घर में ले जाना होगा और उसे उस कुर्सी पर बैठाना होगा तो शायद तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। फिर सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि जिसने पिछली बार उस कुर्सी को जलाया था वही आदमी को वापस बुलाओ। फिर गांव के कुछ लोग उस आदमी को बुलाने गए और थोड़ी ही देर में वो लोग उसे बुला लाते हैं। फिर कुछ लोग उस तांत्रिक के घर की तरफ बढ़ते हैं और कुछ लोग उस लड़के को बुलाने के लिए वहां से आगे बढ़े। उस तांत्रिक के घर की तरफ जब सभी लोग पहुंच गए तो जैसे तैसे सभी लोगों ने मिलकर उस आत्मा को, यानी कि वो लड़के को जिसके अंग में तांत्रिक की आत्मा थी, उसे तांत्रिक के घर के पास बुला ही लिया। और फिर जिस आदमी ने पहले उस तांत्रिक को जलाया था उसे उसी तांत्रिक के घर के दरवाजे पर खड़ा रखा। जब उस लड़के ने जिसके अंग में तांत्रिक की आत्मा थी उस आदमी को देखा तो वो भागते हुए उसे जान से मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ी। फिर जैसे ही वो आत्मा उस आदमी की ओर आगे बढ़ रही थी वो आदमी धीरे धीरे अपने कदम अंदर ले जा रहा था और अंदर ले जाकर वो कुर्सी के पास खड़ा हो गया। जैसे ही वो आत्मा यानी कि वही लड़का उस घर के अंदर घुसा तभी सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा तब उस तांत्रिक की आत्मा अपने आप वो लड़के के शरीर से निकल गई और दोबारा उसी आदमी की ओर बढ़ने लगी जिसने उसे पहले जलाकर मारा था। फिर मौका मिलते ही सभी लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं।
लेकिन वही आदमी जिसने कुर्सी को जलाया था वो अंदर था और उसके साथ सरपंच जी और भी कुछ लोग थे। और फिर उन लोगों ने जल्दी से बिना देरी किए उस कुर्सी को जला दिया। कुर्सी जैसी ही जलना शुरू की तब वो आत्मा एकदम से भस्म हो गई और उन लोगों को छुटकारा मिल गया। ये लोग गांव आकर देखने लगे तो आधा गांव जल चुका था और वो लड़के भी शहर लौट चुके थे। दोस्तों, इसमें खाली एक बात अजीब ये थी कि जिस कुर्सी पर बिठाकर तांत्रिक को जलाया गया था वो कुर्सी भी आधे से ज्यादा जल चुकी थी, लेकिन पता नहीं फिर कैसे वो कुर्सी पहले जैसी एकदम नॉर्मल और ठीक ठाक थी। इसीलिए दोबारा जब उस कुर्सी को जलाया गया तो उसकी राख लेकर गंगा नदी में बहा दिया गया और उसके बाद गांव के सभी लोगों को उस तांत्रिक की आत्मा से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रोनी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोनी है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 5 साल पहले घटी थी। वैलेंटाइन डे की रात में मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो भी लोग प्यार के बारे में सोचते हैं या जानते हैं उनके दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे पल या फिर अच्छी अच्छी हसीन यादें रहती है। लेकिन कई बार हम सब ने ये भी सुना होगा कि कुछ प्यार करने वालों की कहानियां ऐसी होती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नेहा था। हम दोनों वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने एक अच्छे से रोमांटिक कपल स्पॉट पर जा रहे थे। हम अपनी कार से जा रहे थे। रास्ते में हमने एक ब्रिज को देखा और उस ब्रिज पर हम आगे बढ़ने लगे। फिर हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा साइन बोर्ड था। उसके ऊपर उस ब्रिज का नाम था इमली ब्रिज। नेहा ने ब्रिज का नाम देखकर हंसते हुए बोला कि ब्रिज का नाम तो देखो, इमली ब्रिज। मैं भी सुनकर हंसने लगा। उसके बाद जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मैंने कोने में एक लड़की को देखा जिसने अपना सर नीचे की हुई खड़ी थी। मैं फौरन से कार को रोक दिया। नेहा ने बोला, क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? मैं कुछ बोलता इससे पहले मैं कार से उतर के देखने लगा, लेकिन मुझे अब वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। मैं फिर से कार में बैठ गया और फिर से नेहा ने पूछा कि क्या हुआ? मैंने बोला, मुझे वहां साइड में एक लड़की दिखाई दी थी, मगर जब मैं कार से उतरा और उतर कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने बोला, यार तुम्हें कभी भी कुछ भी दिखता है। मैंने बोला, हाँ हो सकता है कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। फिर मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। इतने में मुझे मेरे एकदम पास से एक आवाज आई, मानो जैसे कोई पूछ रहा हो कि तुम कौन सी लड़की से मिलने गए थे। मैंने ये आवाज सुनकर मानो कार को दोबारा एकदम से रोक दी और मैंने जैसे ही अपनी साइड की सीट पर देखा तो नेहा की जगह उस सीट पर एक लड़की थी जिसका आधा चेहरा पूरी तरह से फूटा हुआ था और हाथ पैर एक दूसरे में एकदम घुसे हुए थे। देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं कुछ करता इतने में उस लड़की ने कहा कि तुम उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और किससे मिलने चले गए थे? मैंने डरते हुए पूछा, तुम हो कौन और किस लड़की की बात कर रहे हो? तो उस लड़की ने कहा, मैंने उस दिन तुम्हें इस ब्रिज पर आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं आए और किसी और लड़की से मिलने चले गए। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसने मुझे कार से बाहर फेंक दिया। मैं जैसे खड़ा हुआ वहां से भागने के लिए तो मैंने देखा कि उस लड़की ने नेहा को हवा में उठाकर ब्रिज के नीचे पानी में फेंक दिया। ये देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया और जब अगले दिन मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और मैंने देखा कि मेरे हाथ पर बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे। फिर मैंने वहां खड़ी एक नर्स से पूछा। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ और मैं कहाँ था? नर्स ने बोला, तुम्हें यहाँ पर एक लड़की लेकर आई थी। मैंने बोला, लड़की? फिर मैंने बोला, वो लड़की का नाम क्या है?
जिसने मुझे यहाँ लेकर आया। और अभी वो कहाँ है? नर्स ने बोला कि वो कुछ खाने को गई है। फिर कुछ घंटों बाद मैंने देखा कि नेहा मेरे पास आई। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या नेहा तुम ही हो? तो नेहा ने बोला कि हाँ, मैं ही हूँ। फिर नेहा ने बोला कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था? तुम अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, और तो और तुम कार से उतरकर किसी से बातें भी कर रहे थे। तभी वहां खड़ी एक नर्स ने पूछा, क्या तुम पिछली रात को इमली ब्रिज के पास से तो नहीं जा रहे थे? नेहा ने बोला कि हाँ, हम उसी ब्रिज के पास से जा रहे थे। तब उस नर्स ने बताया कि वो ब्रिज हॉन्टेड माना जाता है और रात के समय वहां कोई नहीं जाता। तभी नेहा ने पूछा कि उस ब्रिज को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है? तब नर्स ने बताया कि कई साल पहले एक इमली नाम की लड़की उसी ब्रिज के पास से जा रही थी, और उसी ब्रिज को लगकर जो गांव पड़ता है, उसी गांव में उसका आशिक रहा करता था। इमली उस लड़के से काफी ज्यादा प्यार करती थी। पता नहीं, वो लड़का शायद उससे प्यार नहीं बल्कि दिखावा कर रहा था, क्योंकि जब इमली ने उससे शादी करने के लिए कहा तो उस लड़के ने कहा कि तेरे घर वाले तो गरीब हैं और इसीलिए मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। और इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि इमली के ज्यादा जिद करने पर इमली के माता पिता उस लड़के के घर पर जाते और जाकर अपनी बच्ची की शादी की बात करते। लेकिन हर बार वो लोग इमली के माता पिता की बेइज्जती करके उन्हें घर से भगा देते। बल्कि यही नहीं, अब ऐसा भी हुआ था कि गांव के कुछ लड़के भी इमली की और उसके माता पिता की बेइज्जती करते थे। फिर इमली ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है, इसीलिए वो सीधा उसी लड़के के पास गई और उससे जाकर कहने लगी कि अगर वो कल सुबह में उस ब्रिज के पास नहीं आया तो वो कूद कर अपनी जान दे देगी। और वैसे ही हुआ। इमली सुबह से लेकर शाम तक उसका इंतजार करते रही, मगर वो उस ब्रिज पर नहीं आया और इमली ने कूदकर अपनी जान दे दी। उसके मर जाने के बाद इमली की लाश तक नहीं मिली। उस नदी में पता नहीं कहीं उसकी लाश खो गई थी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से लेकर आज तक जब भी कोई अकेले रात के समय उस ब्रिज पे से जाता है तो इमली सोचती है कि ये वही उसका आशिक होगा, इसीलिए उस पर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन आज तक कभी भी किसी को भी इमली ने जान से नहीं मारा। ये बात सुनकर रोनी यानी मैं नेहा से कहने लगा कि दोबारा हम कभी भी उस ब्रिज की ओर देखेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी।